जय हिंद। स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल कैम माइंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और लगातार आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं और सोल्यूशन के सेकंड पार्ट में आते हैं। सोल्यूशन के सेकंड पार्ट में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्य गुणों के बारे में चर्चा की गई और ये अणुसंख्य गुण पेपर में लगातार 5 से 7 नंबर के बारे में पूछे चले जा रहे हैं। हर साल ये पेपर में आते हैं, अलग अलग प्रारूपों में पूछे जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं, जिसके बारे में वीडियो के आखिरी में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं और इस साल पेपर में आने के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले बढ़ते हैं और बढ़ने से पहले आप सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे उनका और आपका दोनों का फ़ायदा होता रहे। लगातार आगे बढ़ते रहिए और अधिक से अधिक पेपर की तैयारी करते रहिए, क्योंकि पेपर के लिए अब समय कम ही बचा है। चाहे आज के लिए हो चाहे आगे के लिए हो, पेपर के लिए कभी भी बहुत समय नहीं होता। जिस दिन से हम तैयारी करना चालू करते हैं उसी दिन से हमारी समझ लीजिए कि प्रवेश हो चुका होता है और हमको आगे पढ़ना ही होता है। तो आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि अणुसंख्य गुण क्या है। सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं। तो विलयन के ऐसे गुण जो विलेय के कणों पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुण यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। अब बेसिकली ये 4 प्रकार के होते हैं: परासरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन यानी बढ़ना और हिमांक का अवनमन यानी कम हो जाना। तो परासरण दाब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये पेपर में कई बार पूछा गया है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी पूछा जाता है राउल्ट के नियम के आधार पर, और क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक के अवनमन के सवाल पूछे जाते हैं सूत्र पर आधारित। तो वो कौन से प्रश्न होंगे और किस तरीके से पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया कि वीडियो के आखिरी में इसके बारे में चर्चा की जाएगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा कि कौन से बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे सबसे पहले बढ़ते हैं तो हम परासरण के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन परासरण के बारे में पढ़ने से पहले हमें उसकी विपरीत प्रक्रिया यानी विसरण के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले विसरण क्या होता है? विसरण किसी द्रव में या किसी गैस का, द्रव कणों का या किसी गैस कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलेय कणों का, अगर विलयन की बात कर रहे हैं तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलेय कणों का प्रवाह ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। यहां चित्र में आप देख रहे हैं कि हम पोटेशियम परमैंगनेट को KMnO4 को पानी में डाल रहे हैं। तो जैसे ही कण पानी में डाला जाता है, जहां पर कण विलयन यानी विलायक में प्रविष्ट करता है उस समय KMnO4 की सांद्रता अधिक होती है उस जगह पर, और बाकी सब स्थान पर KMnO4 की सांद्रता न्यूनतम होती। लेकिन धीरे धीरे KMnO4 विसरित होने लगता है और एक ऐसी स्थिति आती है जब पूरा KMnO4 विलयन में प्रविष्ट हो जाता है, यानी KMnO4 का जलीय विलयन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ 3 अवस्थाएं हैं। आप देख रहे हैं कि पहली अवस्था में जहां पर KMnO4 प्रविष्ट कर रहा है वहां पर उसकी सांद्रता अधिक है और धीरे धीरे यह सांद्रता आगे बढ़कर संपूर्ण विलयन में हो गई, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलेय के कणों का प्रवाह ही विसरण कहलाता है। यहाँ विलेय KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट है। इसके आगे जब बढ़ते हैं तो हम परासरण की बात करते हैं। तो अभी हमने देखा कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बात हो रही थी। इसके ठीक विपरीत आप देख रहे हैं कि यहां पर विलायक के कणों की बात हो रही है। यहां पर विलायक के कण बने हुए एक चित्र आपके सामने आया है जिसमें अर्धपारगम झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनी हुई है और एक ओर अधिक सांद्रता है और दूसरी ओर कम सांद्रता है। तो इस सांद्रता में अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जो विलायक के कण हैं, विलायक के कण, यहां देखिए ये अर्धपारगम झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली। यहां देखिए अधिक सांद्रता है और यहां पर कम सांद्रता है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से क्या होता है? मोवेशन होता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिक सांद्रता से
कम सांद्रता की ओर जब प्रवाह होता है तो उसे विसरण कहते हैं। लेकिन इसके ठीक उल्टी प्रक्रिया कि अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कणों का प्रवाह, क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। यहां प्रवाह होता है कम से अधिक की ओर। याद रखिए, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से किया गया प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा किया गया प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि परासरण दाब क्या है, क्योंकि परासरण दाब हमको पढ़ना है। तो वह दाब जो परासरण की प्रक्रिया को किसी निकाय में रोकने के लिए उत्तरदायी होता है, ऐसा दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक पाने में सक्षम होता है किसी निकाय में, उसे कहते हैं परासरण दाब। उसे क्या कहा जाता है? परासरण दाब। आगे बढ़ते हैं। इसे प्रदर्शित किया जाता है पाई द्वारा। परासरण दाब को पाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको व्याख्यात किया गया था वान ठाफ के द्वारा। वान ठाफ ने गैस नियमों पर आधारित, बायल और चार्ल्स के नियमों पर आधारित नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें वान ठाफ के परासरण नियम कहते हैं। कौन कौन से नियम है परासरण के नियम, उनको पढ़ते हैं तो देखते हैं कि परासरण ने बायल्स और चार्ल्स के नियम दिए। मैंने बताया कि बायल्स और चार्ल्स के नियम पर आधारित नियम थे, जिन्हें परासरण के नियम कहा जाता है। क्या क्या नियम थे? प्रथम नियम है जिसे बायल का वान ठाफ नियम कहते हैं। इस नियम में स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब पाई, स्थिर ताप पर, जैसे वो भी नियम था स्थिर ताप पर, ये भी नियम है। तो स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब पाई सांद्रता C के समानुपाती होता है। यानी यहां पर क्या लिखा जा सकता है? आप अगर लिखना चाहें इस नियम को मैथमेटिकल तरीके से लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? आप यहां पर लिखेंगे पाई समानुपाती C। ठीक है, ये लिखा जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यानी पाई समानुपाती कैपिटल T के। तो ये नियम है पाई समानुपाती C पहला नियम और पाई समानुपाती T। इस नियम से प्रथम नियम जिसमें सांद्रता स्थिर ताप है, यानी T कांस्टेंट है, जो ये T है यहाँ कांस्टेंट है, और दूसरे नियम में सांद्रता यहाँ पर स्थिर है और परम ताप और परासरण दाब के बीच में निकाला गया। तो पाई समानुपाती C है प्रथम नियम और दूसरा नियम है पाई समानुपाती T। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इनकी उपयोगिता क्या है। इनकी सहायता से हम किसी भी विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं, उसमें उपस्थित जो विलेय पदार्थ हैं उनकी अणुभार को ज्ञात कर सकते हैं, उनके अणुभार का निर्धारण कर सकते हैं, परम ताप को ज्ञात कर सकते हैं, सांद्रता को निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास कई विकल्प होते हैं ज्ञात करने के नियम को। आगे बढ़ते हैं। परासरण दाब पर आधारित कुछ विलयन होते हैं, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब, दो विलयन लिया हमने और मान लिया कि उन दोनों विलयनों के परासरण दाब आपस में समान है। तो ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब आपस में समान होते हैं उन्हें समपरासारी विलयन कहा जाता है। अगर मान लिया कि उन दो विलयनों में समान ताप पर किसी एक का परासरण दाब अधिक है तो उसे अतिपरासारी विलयन कहते हैं। दूसरे विलयन जिसका परासरण दाब कम है उसे अल्पपरासारी विलयन कहते हैं। और जैसा कि बताया कि अगर दोनों विलयनों के परासरण दाब आपस में समान हैं तो उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। इस चित्र में देख रहे हैं कि अगर रक्त की कोशिका को
अल्प परासारी और अति परासारी और सम परासारी विलयन में डाला जाए तो उसके साथ क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वो फूल जाती है, जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी अति परासारी विलयन में वो सिकुड़ जाती है, और सम परासारी विलयन में वो ना तो सिकुड़ती है और ना ही फैलती है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये अल्प परासारी विलयन है, ये अल्प है, ये अति है और ये सम है। तो यहां पर ये जो है रक्त कोशिका है, रक्त कोशिका। तो रक्त कोशिका को अगर अल्प परासारी विलयन में डाला जाता है तो ये फूल जाती है, जबकि इसमें सिकुड़ जाती है, ठीक है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब इन विलयनों को अलग अलग उसमें रखा जाता है, अति परासारी दो समान ताप पर दो विलयनों में अगर तुलना की जाए तो जिनके परासरण दाब अधिक होंगे वो अति परासारी होगा, जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा वो अल्प परासारी होगा, और ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब आपस में समान होंगे क्या कहलाएंगे? समपरासारी विलयन कहलाएंगे। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रतिपरासरण क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पेपर में पूछा जा रहा है कि प्रतिपरासरण से आप क्या समझते हैं। तो प्रतिपरासरण क्या है कि जब विलयन पर अधिक परासरण दाब लगाने से, अगर कोई विलयन हम लेते हैं तो उस विलयन पर अधिक परासरण दाब लगाने से विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अभी तक हम परासरण दाब, जब परासरण का नियम पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ रहे थे कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, लेकिन यहां बदल जाएगा कि जब विलयन पर अधिक परासरण दाब लगाने से विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से चले जाते हैं या गति करते हैं तो उस प्रक्रिया को प्रतिपरासरण कहते हैं। इसका उपयोग जो हमारे घर में आरओ मशीन लगी होती है उसकी सहायता से जल शोधन की प्रक्रिया में करते हैं। वाष्पन, आप कोई बता सकता है कि वाष्पन क्या है? जब किसी विलेय या विलायक को गर्म करना चालू करते हैं तो एक ऐसा ताप आता है जब उस विलयन के जो कण होते हैं वो ऊर्जा लेकर उस द्रव की सतह को छोड़कर वापस उड़ने लगते हैं या द्रव की सतह को छोड़कर वायुमंडल में चले जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब वायुमंडल का दाब गर्म करने पर वाष्प के दाब के बराबर होता है। तो यानी जब किसी विलायक अथवा विलयन को गर्म किया जाता है तो उसके कण ऊर्जा लेकर द्रव की सतह पर छोड़कर चले जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। और वाष्प दाब क्या होता है? किसी बंद निकाय में, यहां पर निकाय आप देख रहे हैं बंद है, यहां कार्क से बंद कर दिया गया, किसी बंद निकाय में अगर वाष्पन की प्रक्रिया हो रही है तो वाष्पन तथा संघनन की साम्यावस्था पर, वाष्पन तथा संघनन की साम्यावस्था पर द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब, द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। इसी से जो वाष्प निकल रही है यही उस द्रव की सतह पर क्या डाल रही है? दाब डाल रही। तो द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। राउल्ट ने 1887 में वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से संबंधित सिद्धांत दिए जिन्हें राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट ने बताया कि जब किसी अवाष्पशील विलेय को, जिसका वाष्पन नहीं हो सकता यानी गर्म करने पर वो उड़ नहीं सकते, ऐसे विलेय पदार्थों को अगर किसी शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है यानी उसका विलयन तैयार किया जाता है तो वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है की कमी होती है वो विलयन में घुले विलेय के मोल प्रभाजों की संख्या के बराबर होता है। यानी किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में घुले विलेय के मोल प्रभाजों की संख्या के बराबर होता है। यहां पर पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू एन अपान एन प्लस कैपिटल एन हो रहा है। तो यहां पर
आप देख रहे हैं कि ये विलेय के मोल प्रभाज हैं, विलेय के मोल प्रभाज हैं। यहां n/n+N विलेय के मोल प्रभाज हैं। यहां पर ये जो है ये शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है, और यहां पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का, ये अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब है। तो P0 जो होता है, P0 माइनस PS/P0 इज इक्वल टू n/n+N, ये फार्मूला है। तो यहां P0 जो है वो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है, PS अशुद्ध का है, अशुद्ध विलायक का। तो अशुद्ध विलायक का मतलब क्या है? विलयन। यहां पर विलयन की बात की जा रही है, विलयन का वाष्पदाब है। और ये तो मैंने बताया ही कि विलेय के मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज है। तो क्या परिभाषा बनेगी, क्या परिभाषा हो जाएगी? किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में घुले विलेय के मोल प्रभाजों की संख्या के बराबर होता है। ये हो जाएगी परिभाषा। ठीक है, ये फार्मूला आ गया आपके सामने। अब आप यहां देख रहे हैं कि इस चित्र में क्या देख रहे हैं कि पहले कई सारे हरे कण, हरे क्या है? शुद्ध कण, यानी शुद्ध विलायक है, उसके कण ऊपर हैं। लेकिन जैसे ही उसमें अवाष्पशील लाल कण मिला दिए गए तो उसके कारण जो शुद्ध पदार्थ है उसके कणों का वाष्पन कम हो पा रहा है, यानी कम कण ऊपर जा पा रहे हैं, जिसके कारण वो कम दाब लगाएंगे। और जब कम वाष्पदाब लगाएंगे तो वाष्पदाब में अपने आप कमी आ जाएगी। ये चित्र बना रहा है। देखिए यहाँ PS इज ग्रेटर देन P0, ये यहाँ पर लिखा है। यहाँ नीचे देखिए PS इज लेस देन P0 से। आगे बढ़ते हैं। राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है? ये नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर यह लागू नहीं होता। जहां पर अवाष्पशील पदार्थ मिला हो और वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो वहीं पर यह नियम लागू होता है, इसके अलावा यह नियम लागू नहीं होता। ये नियम ऐसे विलेय और विलायकों पर लागू नहीं होता जहां पर संगुणन या वियोजन यानी किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होने लगे आपस में, तो ऐसे विलेय और विलायक के बने विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होता। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि राउल्ट के नियम के आधार पर विलयनों के प्रकार बांटे गए हैं। एक होता है आदर्श विलयन। यहां पर आदर्श विलयन की बात न करके धनात्मक विलयन की बात कर रहे हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का सैद्धांतिक रूप से अधिक मान प्रदर्शित करते हैं। ऐसे विलयन होते हैं जो थ्योरेटिकली राउल्ट के नियम से अधिक वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन प्रदर्शित करते हैं, यानी अधिक वाष्पदाब के मान में प्रदर्शन करते हैं, उनको धनात्मक विलयन कहते हैं। और दूसरे होते हैं ऋणात्मक विलयन, जो विलयन राउल्ट के नियम के सैद्धांतिक मान से कम वाष्पदाब प्रदर्शित करते हैं, उनको कहते हैं ऋणात्मक विलयन। यहां आप देख रहे हैं फिगर में देख रहे हैं जो डॉटेड लाइन है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यानी प्रयोगात्मक मान अधिक है। सीधी लकीर के सापेक्ष यानी सैद्धांतिक मान से अधिक प्रयोगात्मक मान है तो वो धनात्मक विलयन है। और दूसरा आप देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम है डायरेक्ट या स्ट्रेट लाइन के, यानी प्रयोगात्मक मान का मान सैद्धांतिक मान से कम है, तो ऐसे विलयन ऋणात्मक विलयन कहलाएंगे। ऊपर धनात्मक विलयन है, सैद्धांतिक मान से अधिक उनका मान आ रहा है प्रयोगात्मक मान वाष्पदाब का, तो ऐसे विलयन धनात्मक विलयन है। और दूसरे सैद्धांतिक मान से कम आ रहा है परासरण दाब, तो ऐसे विलयन ऋणात्मक विलयन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आदर्श और अनादर्श प्रकार के विलयनों की बात की जाती है। आदर्श विलयन वैसे विलयन होते हैं जो ताप और सांद्रता के परिवर्तन पर भी राउल्ट के नियम का पालन कर रहे होते हैं। ऐसे विलयन जिनके ताप और सांद्रता को बदल भी दें
तब भी वे राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, जैसे बेंजीन और टॉल्यूइन का मिश्रण। लेकिन कुछ ऐसे विलयन होते हैं जो ताप सांद्रता के परिवर्तन पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ऐसे विलयन अनादर्श विलयन कहलाते हैं, जैसे बेंजीन और एसीटोन का मिश्रण। ये याद रखने वाली बात है कि अगर बेंजीन टॉल्यूइन के साथ मिलाया जाएगा तो वो राउल्ट के नियम का पालन करेगा और आदर्श विलयन कहलाएगा। लेकिन जब बेंजीन को एसीटोन के साथ मिलाया जाएगा तो वो राउल्ट के नियम का ताप और सांद्रता परिवर्तन के साथ ही विरोध करने लगेगा, यानी उसके नियम का पालन नहीं करेगा राउल्ट के नियम का। तो ये ऐसा विलयन अनादर्श विलयन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है नियम क्वथनांक। तो क्वथनांक में उन्नयन से पहले हम ये जानेंगे कि क्वथनांक क्या है। वह ताप जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब उसके वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, यानी आसानी से जिस द्रव को हम गर्म कर रहे हैं उसके कण वायुमंडल में पहुंचने लगते हैं। तो जब किसी ताप पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है तो ऐसे ताप को क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100.1 डिग्री सेल्सियस होता है। जब उसे गर्म किया जाता है तो उसके कण जो हैं उस अपनी सतह को छोड़कर वायुमंडल में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। अब क्वथनांक में उन्नयन कैसे होता है? जब हम विलायक में, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इस स्थिति को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वाष्प दाब में कमी आ जाती है। जैसे ही वाष्प दाब कम होता है हमको और अधिक ताप खर्च करना पड़ता है वाष्प दाब को वायुमंडल के दाब के सापेक्ष करने के लिए, बराबर करने के लिए। जितना अधिक हम ताप बढ़ाएंगे वाष्प दाब का वायुमंडल दाब के बराबर होना निकट आता जाता है, यानी क्वथनांक में वृद्धि होती जाती है। यही कारण है कि जब किसी शुद्ध विलायक में अगर अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसी स्थिति को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, जिसे डेल्टा टीबी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और डेल्टा टीबी को निकालने के लिए सूत्र से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। डेल्टा टीबी बराबर 1000 केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जहां पर केबी मोलर उन्नयन नियतांक है, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का मात्रा है, स्मॉल एम विलेय का अणुभार है और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है। अगर विलेय के अणुभार निकालने हो तो विलेय का अणुभार m बराबर 1000 kb इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो जहां पर स्मॉल डब्ल्यू जो है विलेय का भार है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है, डेल्टा टीबी क्वथनांक का उन्नयन है, केबी मोलर उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। जब दिया रहेगा पेपर में मोलर उन्नयन स्थिरांक कितना है तो उसके आधार पर सवाल लगते हैं। इसी तरह जब हिमांक की बात करते हैं तो हिमांक क्या है? किसी विलयन की द्रव अवस्था का वाष्प दाब जब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ये परिभाषा याद रखने वाली है कि जब विलयन के द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वो द्रव जम जाता है। इसी ताप को हिमांक कहते हैं। विलयन का वह ताप जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के समान हो जाता है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। जैसे जल का जो हिमांक होता है, जल जो जमता है -4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जमता है, शून्य पर नहीं जमता। शून्य पर वो गलनांक होता है, वो वहां से गलना चालू होता है। -4 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमने लगता है, शुद्ध पानी -4 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है। अब होता क्या है हिमांक का अवनमन? कि जब किसी शुद्ध विलायक में, यानी ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुला हो, तो जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुला हो तो उसके हिमांक में कमी आ जाती। क्यों कमी आ जाती है?
क्यों? क्योंकि उसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो जाता है, और जब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो जाता है तो और अधिक तापमान को कम करना पड़ता है उसके बराबर करने के लिए। वाष्प दाब, द्रव के वाष्प दाब को ठोस के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए और अधिक तापमान को कम करना पड़ता है, इसीलिए हिमांक में अवनमन हो जाता है। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए, हिमांक में अवनमन को ज्ञात करने के लिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम अपान कैपिटल डब्ल्यू। डेल्टा टी एफ क्या है? हिमांक का अवनमन है। के एफ क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, स्मॉल एम विलेय का अणु भार, और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। अब अगर मान लो विलेय का अणु भार निकालना हो तो उसी तरह फार्मूला है, स्मॉल एम बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो इस सूत्र, ये जो दोनों सूत्र हैं, इनकी सहायता से लगातार पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं। अब अभ्यास प्रश्न आपके सामने ये देखिए रखे हैं, और ये बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं कि प्रतिपरासरण क्या है, राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सीमाएं बताइए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पेपर में आना निश्चित है इन क्वेश्चंस का। अति परासारी विलयन क्या है, उनका उदाहरण बताइए। राउल्ट के नियम के आधार पर ऋणात्मक विलयनों को स्पष्ट कीजिए। क्वथनांक का उन्नयन स्पष्ट कीजिए, और वान हाफ का नियम क्या है बताइए। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, पूछिए कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। लगातार आखिरी तक मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सबसे पहला काम करिए कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और इम्पॉर्टेंट्स वीडियो आपके सामने आती रहें, और लगातार आप इन वीडियो को देखते रहें। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स पर बताइए। और अधिक जानकारी के लिए लगातार संपर्क में बने रहिए। धन्यवाद।